अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट किस तरह से मूव फॉरवर्ड करता है, आगे ऊपर किस तरह से वो मूव करता है, रॉकेट प्रोपल्शन है ये। जैसा कि मैंने इसके डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, स्कीमेटिक डायग्राम है ये। अब ये जो रॉकेट होता है, दरअसल इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 80% जो होता है फ्यूल होता है, जो लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। क्योंकि ये जो रॉकेट होते हैं इनको स्पेस रिसर्च ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता, तो इसमें क्यों फ्यूल्स होता है, फ्यूल्स को जलना होता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पे वो फ्यूल नहीं बर्न करेगा। तो ये जो रॉकेट है ये अपने साथ ही लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को ये साथ ले जाता है। 80% जो इसका मास है वो क्या होता है, फ्यूल पे होता है, बाकी 20% इसका अपना मास होता है। Rocket move by expelling burning gas through engine at their rear। ये अपने पीछे वाले हिस्से से क्या करता है, गैसेस को एक्सपेल करता है। वो गैसेस कहाँ से आती हैं, फ्यूल के जलने से वो आती हैं गैसेस। और वो जो गैसेस वहाँ से निकल रही होती हैं वो वेरी फास्टली निकलती हैं। वो जब वेरी फास्टली निकलेगी तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होना है। फिर तो ये जो रॉकेट है उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये ऊपर की तरफ वेरी फास्टली मूव करता है। अब हम इसके अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस करता है और साथ ही ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे भी। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, रॉकेट गेन मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड। अब गैस जब एक्सपेल हो रही है तो उसका क्या होगा, एक मोमेंटम होगा, किसी मोमेंटम से वो एक्सपेल होगा। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट क्या करता है, मोमेंटम गेन कर लेता है। क्योंकि हमने कहा इसका जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट खुद भी क्या करेगा, मोमेंटम को गेन करेगा। वो कैसे गेन करेगा, जितनी फास्टली गैसेस उससे एक्सपेल होंगी उतना ही फास्टली ये जो रॉकेट है अपवर्ड मूव करेगा, तब जाके मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब गैसेस क्या हो रही है, नीचे एक्सपेल हो रही है, वो क्या करेंगी, ये हो गया एक्शन। वो रिएक्शन के तौर पे रॉकेट को एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है। जो गैसेस हैं एक्सपेल हो रही हैं उससे बर्न होके वो उस पर क्या कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेंगी गैसेस, जिसके नतीजे में रॉकेट वेरी फास्टली अपवर्ड मूव करता है। अब ये जब अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ इसमें 80% फ्यूल होता है, फ्यूल जलना शुरू होता है। फ्यूल की अगर बात करें तो तकरीबन 10,000 किलोग्राम एक सेकंड में ये फ्यूल को कंज्यूम करता है। एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल जब ये कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, ये वेरी फास्टली अपवर्ड मूव होगा। जब 10,000 किलोग्राम पर सेकंड से वो कंज्यूम करेगा फ्यूल को, तो जो फ्यूल है वो वेरी हाई स्पीड से वो क्या होता है, नीचे इजेक्ट होता है फ्यूल, जिसके नतीजे में एक ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से रॉकेट अपवर्ड मूव होता है। अब फिर वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो जो ये रॉकेट ऊपर जाएगा फ्यूल कम से कम होता जाएगा। जब मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
रॉकेट एंड मास प्रॉब्लम की अगर बात करें, वही बात है कि 80% उसमें फ्यूल होता है। इस इतना ज़्यादा अमाउंट को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट लगाए जाते हैं, चेन लगाई जाती है रॉकेट्स की। मेन रॉकेट के साथ और भी छोटे से रॉकेट्स लगाए जाते हैं। जब एक रॉकेट जो उसमें फ्यूल होता है वो बर्न होके एंड होता है तो दूसरा बर्न होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से डिफरेंट जो रॉकेट्स होते हैं उनसे क्या है, फ्यूल बर्न होता है, वो रॉकेट अप थ्रस्ट फोर्स से क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने कहा जब रॉकेट अपवर्ड जाता है तो वेलोसिटी में चेंज आती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम होती है, बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल बर्न होगा तो मास कम होगा, मास कम होगा तो रॉकेट क्या होगा, वेरी फास्टली अपवर्ड मूव करेगा। एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम देखेंगे। F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू एम डेल वी ओवर टी। एम ओवर टी इंटू डेल वी भी हम इसको लिख सकते हैं। एम ओवर टी ये होता है मास इजेक्टेड पर सेकेंड, इसको हम एम के इक्वल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि डेल वी को हम वी के इक्वल लिखेंगे। F इज इक्वल टू एम वी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू एम वी, आपने ये भी ध्यान में रखना है। अगर कैपिटल एम में लिख रहा हूं मास ऑफ रॉकेट और एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है F इज इक्वल टू एम ए। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूं और इक्वेशन 2, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हैं तो ये इनकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो ये होगा एम वी ओवर कैपिटल एम, एम उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं ये जो मास ऑफ रॉकेट है वो एक्सेलरेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो जो रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका मास क्या होता है, कम होता है। मास कम होगा तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह जो जो रॉकेट अपवर्ड जाता है उसका मास कम होता जाता है। मास के कम होने से उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाता है। इस इक्वेशन से हम यही चीज देख सकते हैं, रॉकेट का मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रॉकेट प्रोपल्शन को स्टडी किया है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।